चलिए 1857 की महान क्रांति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यदि जो आप वीडियो ये देख रहे हैं सेम इस तरह का कंटिन्यू अगर आप क्लास चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करें एप्लीकेशन स्टडी पॉइंट पटना। स्टडी पॉइंट पटना एप्लीकेशन पर अवेलेबल है सारा क्लास। इंस्टॉल करके जाकर के आप अभी आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये में कंप्लीट फुल लेंथ लुसेंट पढ़ाया हुआ है और कंटिन्यू चल भी रहा है। बाकी कहीं कहीं से आपको यूट्यूब पर कुछ कुछ वीडियो मिलता है, वो डेमो होता है, प्रचार के लिए होता है। चलिए पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। 1857 की महान क्रांति हेडिंग होगा। महान क्रांति कैसे हो गया से देखिए। पहला पॉइंट करा कि 1856 में, याद रखिए दिसंबर 1856 में अंग्रेज भारत में 1857 में ऑब्वियसली है कि अंग्रेज का सत्ता है, शासन चल रहा। अंग्रेज दिसंबर 1856 में पुराना बंदूक ब्राउन बेस था, उसके स्थान पर नया राइफल एनफील्ड का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। वो सदियों से चला आ रहा। अभी भी AK-47 को रिप्लेस करके AK-203 असॉल्ट राइफल का भारत इस्तेमाल कर रहा। तो उसमें भी हुआ कि पुराना राइफल जो था ब्राउन बेस दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस को हटा दिया, उसके स्थान पर नयका बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया। अंग्रेज तकनीक इसमें ज्यादा होगा, ज्यादा घातक होगा। उसके लिए जो कारतूस जो एनफील्ड राइफल में, पहले ब्राउन बेस में नहीं, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता था, राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और खोल करके तब बंदूक में भरना पड़ता था। और मार्केट में हला हो गया कि जो मुंह से खोलना पड़ता है वो कारतूस जो बना है उसमें सुअर और गाय के चर्बी से बना है। हिंदू धर्म वाले कहे गाय के चर्बी मुंह में लेंगे, कभी नहीं। मुस्लिम धर्म वाले के सुअर के चर्बी मुंह में लेंगे, कभी नहीं। लोग मना कर दिए, बहिष्कार कर दिए, खोलना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ऐसा हल्ला हो गया। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 क्रांति का कारण बना। कहता 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी भरे कारतूस, सैनिक असंतोष, है ना, ब्रिटिश का नीतियां, ब्रिटिश का भारतीय धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सारा प्रश्न रहेगा। अब देखिए 29 मार्च दिन था, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। स्पष्ट मैंने कहा कि हम नहीं नोचेंगे तो नहीं नोचेंगे। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती, उसने बाघ और ह्यूसन इन लोग दोनों कहा कि ना चलाना ही पड़ेगा, चर्बी वाला कारतूस मुंह से नोचो और भरो। कहा कि नहीं नोचेंगे नहीं नोचेंगे, कहा कि भरना ही पड़ेगा। मुंह से नोच के भर के दोनों के मार दिया, लो चला दिए। तो उसने लेफ्टिनेंट बाघ और ह्यूसन को गोली मार करके हत्या कर दिया। अब सेना है, दुगो अंग्रेज को गोली मारेगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तुरंत कहा कि भाई मार्केट में हला हो जाएगा कि चर्बी वाला कारतूस है, चर्बी वाला कारतूस है, सुअर और गाय के चर्बी से है, इसलिए पकड़ करके जल्दी में उसको फांसी दे दिया जाए। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। किसको? मंगल पांडे को। लेकिन मंगल पांडे फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे हल्ला बोल का नारा दे दिया था। हल्ला बोल का नारा दे दिया, सब सेना दौड़ पड़े, जितना भी सिपाही कांस्टेबल था सब कोई दौड़ पड़ा। और सिपाही कांस्टेबल दौड़ पड़ा तो सब कोई फिर मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था, उसी से रिलेटेड थी। अब देखिए सारे लोग जो है कि रोड पर आ गए कि ना प्रोटेस्ट करेंगे कि अब एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अंग्रेज सबको पकड़ के जेल में नहीं डाल देगा। तो क्या हुआ, सब प्लानिंग किया, सबके घर में घरे घरे भेज रहा। एगो कमल ऐसे बचपन में बनाते थे, कमल के फूल ऐसे ऐसे कमल, एगो रोटी, सबके घरे घरे भेजने लगा सिपाही। अब भेज के कहा दे रहा, ऐसे भेज के लीजिए, यानी 10 मई को 1857 10 मई को हम लोग आंदोलन करेंगे। अंग्रेज कह रहा कि सब कोई इन लोग के रिवाज होगा, कोई उत्सव होगा, कोई त्योहार होगा, सब कमल रोटी भेज रहा है सबके घरे घरे। और कमल रोटी इंडिकेशन था, इंडिकेट हो रहा था कि 10 मई के एक बार चल जाना है। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 क्रांति का शुरुआत हो गया। देखिए यहाँ 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी, पैदल बटालियन कांस्टेबल 20 NI
1857 क्रांति का शुरुआत कर दिया। अब सिपाही के जो है ना मोरल बहुत कम होता है। सिपाही जिसको धरेगा तो किधर टूट रहा है फूट रहा है मतलब नहीं होता, उठा के पटक देगा डायरेक्ट। डंडा किधर बजेगा कोई गारंटी नहीं है। कितना मारेगा वजन वजन करके नहीं मारेगा, मारेगा जितना लगे। सिपाही को इसीलिए बहुत लोग जो है ना पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि सिपाही ठेहुना में दिमाग होता है, घुटना में दिमाग होता है। आर्मी वाला कहते थे घुटना में दिमाग होता है। रे फराइट यस सर नो सर करते करते दिमाग घसा के नीचे चल जाता है कि किसी को उठा पटक कर दे, थोड़ा सा गलती के लिए इतना बड़का सजा दे देता है। ऐसे लोग कह देता तो सिपाही उस समय भी सिपाही था, कोई क्यों उठा पटक कर देता। इन लोग सोचा कि रे भाई हम लोग सिपाही हैं, हम लोग के रणनीति युद्ध का तकनीकी इन सब नहीं आता है। हम लोग को युद्ध का रणनीतिकार तकनीकी जो सलाहकार होगा वैसा व्यवस्था करना होगा। ये लोग चल गया सीधे दिल्ली। दिल्ली चला गया बहादुर शाह जफर मुगलिया बादशाह था, कहा कि अब राजा है यहाँ का, आपको युद्ध का नीति रणनीति तकनीकी सब पता है, हम लोग सिपाही हैं, हम लोग खाली आदेश दीजिए धूल चटा देंगे, हम लोग को कैसे करना किधर से क्या करना नहीं बुझाता है। 1857 10 मई 1857 के लोग शुरू किया और दिल्ली गया बहादुर शाह जफर इन लोग का नेतृत्व किया। जब बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने लगा देखते देखते हिंदुस्तान में कई जगह पर विद्रोह हो गया। झांसी में हो गया, कानपुर में हो गया, इलाहाबाद हो गया, बिहार में हो गया। देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। लेकिन जो पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग थे ना उन लोग कह रहे थे कि सब अपना लड़ाई लड़ रहा है, लोग ये सब अपना लड़ाई लड़ रहा है। बहादुर शाह जफर अपना लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली के लिए। कुंवर सिंह बिहार के जमींदारी छीना गया है जगदीशपुर से, इसलिए अपना लड़ाई लड़ रहा है। झांसी की रानी अपना लड़ाई लड़ रही है कि उत्तराधिकारी उसका बेटा को नहीं बनाया जाए, कम उम्र के है तो। गंगाधर राव का बेटा दामोदर राव, पति का नाम गंगाधर राव, बेटा का नाम दामोदर है। दामोदर राव छोटा नहीं बना रहा, इसलिए वो लड़ रही है अवध से। बेगम ऑफ अवध हजरत महल उसका पति का सम्राट छीन गया, इसलिए लड़ रही है। सबको आपसी लड़ाई है, हम लोग के क्या काम है। यानी शिक्षित वर्गों ने तटस्थता बनाए रखा, ना तो विरोध किया ना ही युद्ध में समर्थन दिया। अगर सब समर्थन देता तो शायद 1857 कुछ और होता। आइए आइए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। कौन पार्टी के? लिबरल पार्टी के था। चलिए नोट देखिए। अच्छा मंगल पांडे भारतीय के ना आदमी है, जो सेना विद्रोह किया भारतीय के ना है, लेकिन सब अंग्रेज का फौज है। अंग्रेज लोग सबके बहाली कराया था। देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण मतलब अंग्रेज लोग भारत वाला को सेना में भर्ती करना 1748 से प्रारंभ किया था। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस अंग्रेज का भारतीय सेना का जनक पुकारा जाता है, कारण कि यही स्ट्रिंजर लॉरेंस पहली बार भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया था। क्लियर? वो आज देखते देखते अंग्रेजी सेना का अंग्रेजों का विरोध करने लगा वही सेना। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक और विद्रोह न होने देना। इसके लिए स्थापित पिल कमीशन की रिपोर्ट सेना भारतीय गठन किया गया। ये क्या है सर, थोड़ा सा समझ लीजिए सर। देखिए मैटर क्या हुआ। 1857 क्रांति में भले मान के चलिए अंग्रेज बाजी मान लिया, लेकिन भारतीयों ने अंग्रेज को घुटना के बले झुका दिया था। अंग्रेज को लग रहा था कि अब हम लोग हार जाएंगे, 1857 में ही भागना पड़ेगा, ऐसा अंग्रेज को महसूस हो गया था। कारण कि 1857 के क्रांति में बहुत बड़े पैमाना पर भयंकर युद्ध हुआ था। युद्ध होने के फलस्वरूप अंग्रेज को लगा कि अगर भारतीय सेना कल के डेट में फिर विद्रोह कर दिया तो, इसलिए भारतीय सेना को कम करिए, यूरोपीय सेना को बढ़ाइए। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, सेना को भारतीय को कम करके यूरोपीय की संख्या रेशियो में बढ़ा दिया गया, ताकि विद्रोह भी हो तो इन लोग विद्रोह दबा दे। ऐसा है। आगे कौन कमीशन? पिल कमीशन। आगे देखिए भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ा दिया गया।
और उच्च सैनिक के पदों पर भारतीयों को नियुक्त पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि पहले भी प्रतिबंधित था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कांस्टेबल ही रहेगा भारत वाला, अब कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। एक तो संख्या भी कम कर दिया, अब अच्छा पद भी नहीं दिया। बंगाल में सेना का अनुपात देखिए, यूरोपीय और भारतीय का अनुपात, यूरोप का एगो तो भारत का दूगो, माने कि एगो पर दूगो भारतीय। जबकि बंबई मद्रास में देखिए 2:5, 5 गो भारत के तो 2 गो यूरोप के रखा गया। देखे सेना में 1857 क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत देखिए। इतिहासकार क्या कहता है? कहता कि 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन पूछता है 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। कौन था? एसएन सेन। देखिए 1857 क्रांति को क्या कह रहा है? यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। कौन कह रहा? कह रहा कि 1857 का क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लोग कह रहे भाई 1857 क्रांति पहला संग्राम था, जो सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 हुआ था, वो कहवा था? अगर ये पहला था तो कहवा था? बताओ। कोई बात नहीं है, पहला था तो था, चुप लगा दिए। लेकिन कहता कि कौन कहा? ब्रिटिश सावरकर। डिजरेली क्या कह रहा? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह था तो पूरा राष्ट्र कहा नहीं भाग लिया? पूरा राष्ट्र कहा नहीं भाग लिया? तटस्थता बनाए रखा पढ़े लिखे लोग, मध्य वर्ग लिए लोग, न भाग लिया। अगर राष्ट्रीय था तो सबको न लेता, पूरे देश में न फैलता। अब देखिए लॉरेंसन और सीले क्या कह रहा है? कह रहा पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था। कहा कि अरे पागल, जगदीशपुर से कुंवर सिंह कौन सिपाही थे? अवध से वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम ऑफ अवध हजरत महल कौन सिपाही थी? वो सिपाही थी। वो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सिपाही थी। करे सिपाही विद्रोह था, ये सब सिपाही थे? कोई बात नहीं थे, कुछ लोग था। अब धरा जाए तो क्या करेगा? आउटरम टेलर क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहा था, इसलिए हिंदू मुसलमान मिल के लड़ गया, षड्यंत्र रच दिया। अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र था। कर खाली हिंदू मुसलमान से भाग लिए कि षड्यंत्र था? अब देखिए टी.आर. होम्स क्या कह रहा है? तारा बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। सभ्यता भारत और ब्रिटेन वाला बर्बरता, दोनों के बीच युद्ध था। यह धर्मांधों और ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध था। कौन कर रहा? L.E.R. रीज। ईसाई माने अंग्रेज और धर्म के नाम पर अंधा माने भारत, धर्मांध। नहीं कहते कि अरे अंधभक्तों, ना कह देता भाई। बीजेपी वाला के सब कह देता अंधभक्त है, और कांग्रेस वाला कहता कि चमचा है। एक से एक टाइटल है। कह रहा कि अंधभक्तों, गोबर भक्तों कह देता है लोग, और कांग्रेस वाला कहता कि चमचा है। तो वही है, देखिए क्या कह रहा? कह रहा कि धर्मांध, भारत के लोग धर्म के नाम पर अंधा है, और ईसाई के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। यानी धर्मांधों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था 1857 के क्रांति। कौन कह रहा? L.E.R. क्लियर हुआ? सब अपना अपना मत दिए। आगे आ जाइए। बिहार, जगदीशपुर से किए ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 क्रांति में बिहार में कहां से शुरुआत हुआ था? पटना से। पीर अली, पटना 1857 क्रांति नेतृत्व किया था पीर अली। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जब उनका मृत्यु हो गया तो अमर सिंह, है ना? देखिए बिहार अवध से वाजिद अली शाह की पत्नी अवध का अंतिम नवाब था 1856 में। याद करिए, वाजिद अली शाह से हड़प लिया डलहौजी, उसी का बदला लेने के लिए वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत मालिया बेगम अवध 1857 में विद्रोह की थी। लखनऊ अवध एक बात, और अन्य स्थान के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था, अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ा था, उस सबको अंग्रेज क्या कह दिया? गैर लड़ाकू घोषित कर दिया कि तुम लोग लड़ाकू नहीं है, बहादुर नहीं है। कैसे उन लोग विरोध लड़ा था, और जो सेना उनकी संख्या में कम कर दिया गया, माने कि बिहार से अवध से संख्या में कम हो गया भारतीय सेना, अंग्रेज ज्यादा हो गया। सिख, गोरखा, पठान जो 1857 क्रांति में अंग्रेज को मदद किया था विद्रोह दबाने में इन सब के खिलाफ, उस सबको क्या कहा? कहा कि अपन लड़ाकू है जी, लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। और बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया कि सब अपन आदमी है, सबके भर्ती करो। ठीक है, आइए आ गया। कारण कि इसे भारतीय है, भारतीय लोग मदद कर रहा है अंग्रेज का, तो लोग नहीं कहेगा हाँ बहुत बढ़िया आइए। अगर कोई आपका दुश्मन का
दुश्मन का आपका कोई दुश्मन मिल जाए, वो आपको आके आपका दुश्मन का बुराई करे तो कहिए ना आइए बैठे चाय पी के जाइएगा, खाना खा जी, पहले पहली बार आए हैं। ऐसे दुश्मन का दुश्मन है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त ना। तो भारतीयों की शिकायत कर रहा है अंग्रेज से, अंग्रेज को मदद कर रहा है, तो नहीं कहेगा कि हाँ सब तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग लड़ाकू हो, और तुम लोग की संख्या बढ़ जाएगा, है ना। अगर यही सब भारत के साथ में लड़ता, साथ देता ही सबको, तो अंग्रेज शायद 1857 में भी खाली कर देता। नहीं कहता कि हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहा दम था। वही हाल यहाँ है, ये सब अपने ना आदमी है, गोरखा मारा सब पठान सिख। हाँ, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला क्या था? सूबेदार। सोच लीजिए, हवलदार कहिए, उससे ज्यादा बड़का पोस्ट नहीं मिलता था भारतीयों को। कितना हूं पढ़ा लिखल कुछ है, दो नलिये बंदूक लेके कांस्टेबल वाला टाइट रहना खाली, बस डंडे लेके होमगार्ड की तरह घूमते रहिए। आगे देखिए, हीरोज ब्रिटेन के आदमी है। लक्ष्मीबाई की वीरता से, यानी कालपी का युद्ध अंतिम में लड़ी थी। लक्ष्मीबाई जो है कालपी का युद्ध लड़ी, कालपी जगह है। लक्ष्मीबाई की वीरता से हीरोज प्रभावित होकर कहा क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द थी। कौन कह रहा? हीरोज। किसको? कालपी के युद्ध में प्रभावित होकर वीरांगना से। कारण कि लक्ष्मीबाई मुंह से, दांत से घोड़ा के लगाम पकड़ ली, पीठ पर दामोदर बेटा को बांध ली, बच्चा अपना को, दोनों हाथे तलवार ले ली, अंग्रेज को चीरते पड़ते, कूटते काटते निकल जाती थी। लगा कि हिंदुस्तान में अकेली मर्द है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। इसी हीरोज कहा है ना कि अकेली मर्द थी वो। कारण कि ऐलान कर दी कि जब तक रक्त का बूंद एक सिरा में मेरा मौजूद हो तब तक अंग्रेज को 1 इंच जमीन नहीं हाथ लगने देंगे। आइए, ऑनलाइन वाले बाबू आप लोग के थोड़ा कम दिखाई देगा। कारण ना कम दिखाने का कि है थोड़ा छोटा वीडियो, माने छोटा सा पीडीएफ है, और छोटा होने के नाते कम दिखाई देगा। लेकिन किताब होगा तो देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 1857 में दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अंग्रेज कहा कि दम दमे में दम नहीं, बहादुर शाह जफर को कह रहा है कि दम दमे में दम नहीं, अब मैंने कोई में दम नहीं रहा, अब ठंडा हो चला हिंदुस्तान का आवाज, हिंदुस्तान का आजादी की आवाज। बहादुर शाह जफर अंग्रेज को कहा बाजुओं में बोल रहेगी जब तलक ईमान की, तब तक तेग चलेगी लंदन तक हिंदुस्तान की। और 1857 का बागडोर संभालते हुए अंत में इसको पकड़ करके हुमायूं के मकबरा में दिल्ली छिपा हुआ था, अंग्रेज रंगून भेज दिया। 1862 में रंगून, वही म्यांमार, इसका मृत्यु हो गया। किसका? बहादुर शाह जफर का। लेकिन जब तक रहा तब तक लड़ा। सेना नेतृत्व बख्त खां किया, सेना का नेतृत्व बहादुर शाह जफर का। अंग्रेज विद्रोह कौन दबा रहा था? निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया तो हडसन विद्रोह दबाया। कानपुर से विद्रोह कौन किया था? नाना साहब, इन्हीं का मूल नाम है धुंधु पंत। और सेना का नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे। विद्रोह दबा रहा था कानपुर में कैंप बेल। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लखनऊ या अवध? बेगम हजरत महल, उन्हीं का नाम है महमूदी खातून या बेगम ऑफ अवध कहिए, जो वाजिद अली शाह की पत्नी है। 1856 में अवध को अंग्रेज हड़प लिया। उस समय वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे अवध के। कसम खाई कि जो मैं हमारे पति से हम साम्राज्य हड़पा है उसका हम चैन से नहीं रहने देंगे। आइए, विद्रोह कौन दबा रहा था? लॉरेंस। खाली लॉरेंस और कैंपबेल याद रखिएगा। झांसी में 1857 विद्रोह कौन की थी? रानी लक्ष्मीबाई। इन्हीं का बचपन का नाम मनु या छबीली। विद्रोह कौन दबा रहा था? हीरोज। इलाहाबाद विद्रोह कौन किया था अंग्रेज के खिलाफ? लियाकत अली। विद्रोह कौन दबा रहा था? कर्नल नील। जगदीशपुर कहिए, चाहे आरा कहिए, चाहे बिहार कहिए, कौन? कुंवर सिंह। जब इनका मृत्यु हो गया तो शेष समय के लिए अमर सिंह। कौन? विद्रोह का दबा कौन रहा था? टेलर आयर। कुंवर सिंह बुजुर्ग आदमी थे उस समय, जमींदारी इनका छिना रहा था।
युद्ध में कूद पड़े, एक हाथ में गोली लग गया, काट के गंगा को दान दे दिए, जा, एक हाथ तैर कर पार कर गए। तभी जगदीशपुर के कुंवर सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर लेखक लिखता है, 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कारण की था तबे ना, 80 बरस जेकर उम्र हो जाए अब शमशान घाट जाएंगे, ये भगवान उठा लीजिए, ऐसे गुहार लगाता है। अब आदमी तलवार चला रहा है, जब मृत्यु हो गया तो अमर सिंह ने दिल संभाले। बरेली का विद्रोह कौन किया? खान बहादुर खां। विद्रोह दबा कौन रहा था? हडसन। फैजाबाद विद्रोह कौन किया? मौलवी अहमद उल्लाह। विद्रोह दबा रहा था कर्नल नील। फतेहपुर विद्रोह कौन किया? अजीमुल्लाह। विद्रोह कौन दबा रहा था? जनरल लेनॉर्ड। कहता सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा अंग्रेज का विरोध 1857 में कौन किया? ये सभी ऑप्शन में रहेगा, क्या करिएगा? क्या करिएगा? डायरेक्ट कहिएगा अजीमुल्लाह। हाँ, ज्यादा। टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। अब देखिए, टाटा टोपे अंग्रेज से छिपल चल रहे थे इधर उधर। सिंधिया के सामंत मान सिंह एक दोस्त था, कहा कि आ जाओ मेरे भाई, क्यों छुपल चल रहा है इधर उधर, आओ हमारे घर छुप जाओ, अंग्रेज को नहीं पता चला, कि खा पी के सो जाना। आया दोस्त के यहाँ भाई, गया खा पी के सो गया, धोखा दिया कि अंग्रेज को बुलवा दिया, क्या ये नहीं सुता कर रखे हैं, पकड़वा दिया। अंग्रेज इस पूरी में इसको क्या कर दिया? फांसी पर लटका दिया टाटा टोपे को। बेगम हजरत महल का जन्म और मृत्यु दोनों नेपाल में हुआ। काठमांडू जामा मस्जिद में दफनाया गया। किसको? बेगम अवध कहिए, बेगम हजरत महल कहिए, बात बराबर है। पहला अंग्रेज विद्रोह देखिए यहां कौन? सन्यासी द्वारा शुरू किया गया था। याद करिए, 1760 से 1800 सन्यासी विद्रोह। केना सरकार नेता याद है? सन्यासी विद्रोह कर दिए थे बंगाल क्षेत्र में। सन्यासी लोग पहली बार विद्रोह कर दिया था। 1887 में दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत सुधार समिति का स्थापना किए थे। क्लियर है? क्यों? स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग के आ गया। स्वतंत्रता संघर्ष में जैसे जैसे जो योगदान दिए हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में स्थापना करे भारतीय सुधार समिति, और कमेटी हो गया। वो कमेटी के लोग आजादी के दीवाने हैं। आइए, 1887 के बाद ब्रिटिश रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। यानी 28 दिसंबर 1885 के कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और 87 से कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश का रुख कठोर होता चला गया। मैंने देखना नहीं चाहता था, इसीलिए कर्जन कह रहा कि कांग्रेस का अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। हमारा इच्छा हो कि हम इसका पतन देखूं और कारण बनूं। अंग्रेज के नजर में कांग्रेस खटकने लगा। कब से? 1887 से। स्टार्टिंग में अंग्रेज कहता था कि भाई तुम लोग कोई मीटिंग बना के, कोई समय मीटिंग करके कोई सब साथी आएगा तब ना कि क्या डिमांड है। अब मुखिया जी के पास जाइए कि मुखिया जी हमको फुटबॉल चाहिए, अकेले जाइए तो मुखिया जी देंगे? ठीक है, आवेदन दे दीजिए, आप लोग साथी आइए, सब युवा लोग के साथ हैं, आपका मुखिया माने हम, आप ही का मुखिया, आप ही का सेवक है, युवा लोग आइए, आप लोग एप्लीकेशन लेके फुटबॉल, तो क्या बैट वैट सब व्यवस्था करा देंगे। जल्दी में ग्राउंड का शिलान्यास करने के लिए सोच रहे हैं। आश्वासन देंगे। वो जाके आदमी जाएगा तो पूरा सब गांव घर लेकिन कहला करेगा, ताकि चलो रे भाई मीटिंग करके। एक बार जाएगा तो मुखिया जी दे देंगे। एक बार 20 गो लेकिन गया, अरे बाबा तो वोट बैंक है सब। कहा क्या चाहिए? तो फुटबॉल चाहिए, ग्लव चाहिए, सब चाहिए। मतलब ठीक है ले लिए। इंकलेट भी चाहिए तो हाँ मिल जाएगा। तो ये अंग्रेज कहा कि तुम लोग एक आ रहा है, सब मीटिंग करके एक ही साथ देता हो ना, कुछ सोचेंगे। कहा किया एवं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना कर दिए। 72 को प्रतिनिधि पहले मीटिंग में भाग लिया। देखते देखते अखंड भारत लेवल पर संगठन फैल गया। अंग्रेज को हो गया टेंशन कि अरे भाई इस संगठन कहीं अगर आजादी मांग दिया तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए इसको कमजोर करो, आपस में विवाद कराओ, झगड़ाओ, कहोगे अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करता है, इधर उधर करके भटकाओ इसको, तब कांग्रेस कमजोर होगा, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो 1887 से नकारात्मक दृष्टि से देखने लगा कांग्रेस को। कौन? अंग्रेज। ऐसा है, मान के चलिए कहा कि सब आप लोग मीटिंग करके ये फुटबॉल मांगे, सबको मीटिंग करके चल गया।
कहा कि मुखिया जी अब त्यागपत्र दे दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। आइए आगे। दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन के सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी के धन पलायन के सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ड्रेन कहिए के बात अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड मिडिल इन इंडिया पुस्तक में दिया है ना, धन निष्कासन का सिद्धांत। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डोमेश चंद्र बनर्जी। मैंने ब्रिटिश के संसद के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गई। क्या हो गए? हार गए। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में संसद चुने जाने वाले पहले सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डोमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के संसद सदस्य माने वहां ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन के संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय ये चुनाव जीत गए थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार से कैंडिडेट लड़ा था। कौन पार्टी के उम्मीदवार? लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, है ना, और 1892 में चुनाव जीत गए थे। आया समझ में? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स माने ब्रिटेन के संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा बनर्जी। कब चुनाव जीते? 1892। कौन पार्टी? लिबरल पार्टी। हाँ 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 हाँ, जगह वहीं से लड़े थे, संसद सदस्य का एरिया है वो जगह। ब्रिटेन में लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा कर दिया। देख लिए, भारत में एकदम सब कुछ जोर शोर से चल रहा है। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा कर दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो एकता का प्रतीक था हिंदू मुस्लिम, बंगाल में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अंग्रेज को डर था, इसलिए पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल बंगाल दो भाग में बांट दिया, मतभेद डाल दिया। भारतीयों को खराब लगा ये बात, कहा कि भाई बंगाल एक है, तुम भौगोलिक बांट सकता है, दिल से नहीं बांट सकता है। नहीं, लेकिन कहता है जो ज्यादा इंटर का लेकिन रहता है और पूरा प्रेम में रहता है, कहता है कि मोबाइल से नंबर डिलीट कर सकती है लेकिन दिल से नहीं डिलीट कर सकती है। दिल में कैसे सेव होता है? भले मोबाइल से डिलीट कर दो लेकिन दिल से कैसे डिलीट करोगे? तो यहाँ कह रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ा होगा, देखिए क्या कर बंगाल वाला, कह रहा है कि भौगोलिक बांटना बांट दो, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल कर दो, लेकिन हम लोग के दिल से नहीं बांट सकता। हाँ, बंगाल एक है ना। आगे देख लीजिए, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हो गया कि बांटे वाला तुम कौन होता है बंगाल को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। बंगाल दो हो गया, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल। इस दिन पूरे भारत में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया कि क्यों बांटा रे भाई, दुख है, शोक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसी दिन राखी दिवस के मनाया गया, एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधा गया, हम एक हैं, अपना संबंध दिखाया गया। स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, नारे लगाए गए स्वदेशी आंदोलन चला के। ठीक है, जब नंबर डिलीट कर ब्लॉक करके डिलीट कर दी तो कहने लगा कि दिल से कैसे डिलीट करेगा, इंस्टा पर मैसेज करने लगा। जब बांट दिया तो बंगाल विभाजन, तो कहा कि बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए, है ना, तो इंस्टा पर सब करने लगा। फिर आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट में देख लीजिए, नोट स्वदेशी आंदोलन का विचार। सबसे पहले कृष्ण कुमार का एगो मित्र नाम के पत्र था, माने कृष्ण कुमार मित्र एगो आदमी के नाम है, उनका एक संजीवनी पत्र था, उसी ने 1905 में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाने का सबसे पहली बार स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र के एगो पत्रिका का नाम है संजीवनी। संजीवनी में पहली बार चर्चा किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का डेल्टा इलाका में भी, डेल्टा समझ रहे हैं आप, ये वाला डेल्टा 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 इलाका में आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन, लेकिन वह नाम पड़ा वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा किए, और मद्रास में नेतृत्व कौन किया? चिदम्बरम पिल्ले। पुणे में, मुंबई में तिलक किए, पंजाब में लाला लाजपत राय किए। पूरे देश में देखते देखते स्वदेशी आंदोलन का गूंज शुरू हो गया।
अंग्रेज मजबूर हो गया कि भाई इन लोग को एक कर दो, बंगाल को मत बांटो बंगाल को। 1911 में जॉर्ज पंचम सम्राट आया, लॉर्ड हार्डिंग बैठक बुलाया और कहा कि बंगाल एक कर दो। आ जाइए। 1906 कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज का मांग प्रस्तुत कर दिया। ये कही कि सर 1906 में कैसे आगे 5 से डायरेक्ट जंप करके देखिए। 1905 में प्रोटेस्ट होने लगा, प्रोटेस्ट हो रहा है तो गरम दल वाला कह रहा है ना कि अंग्रेज कौन होता है बांटे वाला, बांट कैसे दिया वो, भारत यों के है, अंग्रेज के थोड़े है। और नरम दल कह रहा कि बांटने दो ना भाई, क्या हो गया कि हम लोग सत्यवादी और अहिंसा तरीका से अंग्रेज के पास रखेंगे कि आपको नहीं बांटना चाहिए था, आप एक कर दीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे, शायद एक कर दें। और गरम दौला करके रिक्वेस्ट, हम लोग उन लोग से क्यों रिक्वेस्ट करेंगे? स्वदेशी आंदोलन चलाने के दोनों में मतभेद हो गया, गरम दल और नरम दल। अब 1906 में कांग्रेस के कोलकाता में अधिवेशन होना है। गरम दल वाला चाह रहा कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, रास बिहारी बोस को, और नरम दल वाला चाह रहा किसको बनाया जाए, लाला पतराय को। माने दोनों एक दूसरे को अध्यक्षता सहमत नहीं है। नरम दल वाला चाह रहा किसी और को, गरम दल वाला चाह रहा किसी और को। बोला कि ना तो लाला पतराय रहेंगे नहीं रास बिहारी बोस। माने लाला पतराय को चाह रहा था गरम दल वाला और रास बिहारी बोस को चाह रहा था नरम दल वाला। याद रखिए, लाल बाल पाल गरम दल है, लाला पतराय को चाह रहा था गरम दल वाला कि वो अध्यक्ष करें, अध्यक्ष बने। और गरम दल वाला चाह रहा था कि लाला पतरा, और नरम दल वाला चाह रहा है रास बिहारी घोष बने। दोनों अध्यक्ष बनाने को लेके तनातनी हो गया। कहा कि कोई बात नहीं है, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दीजिए, दोनों में से कोई के ना। कांग्रेस का 1906 में बुजुर्ग आदमी है, उनका बात कोई नहीं टालेगा, अध्यक्ष बन गए। एकदम गरम दल नहीं होता कि पीत घोट के रह गया, अंदर अंदर घुट के रह गया कि अरे भाई पिताजी आ गए ना तो सिखा देते तुमको। दो आदमी झगड़ा कर रहा अपने में, जैसी फटाफटी शुरू किया बीच में आके छोड़ा दिए। अरे भाई बड़के भैया छोटा भैया लड़ रहा, पिताजी आ गए छोड़ा दिए, नहीं तो पीठ घुट के रह जाएगा बड़का कि तू एक फट मार दिया झटका, जाने दे तो तुमको सब बाजार जाने दो, मार्केट जाने दो पिताजी के, तब बताएंगे। होगा ना ऐसा? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया, एकदम गरम दल पीठ घुट के रह गया कि कोई बात नहीं, छोड़िए गार्जियन की बात है, चुपचाप रह गया। लेकिन मन में तो ऐठन है ना। अब 1907 में कांग्रेस के लगले सूरत में अधिवेशन होना है। वहां रास बिहारी घोष कही चाहे बोस कही एक के बात है, उनको अध्यक्ष बना दिया। अब गरम दल तो पहले ही से था फॉर्म में, इसलिए लंबा लंबा स्टेज पर चढ़ के भाषण दे रहा है नरम दल वाला। गरम दल जूता चप्पल स्टेज पर फेंकने लगा कि बांटेगा कि नहीं जी, तुम लोग के साथ हमको नहीं रहना है, अब कांग्रेस हम लोग अलग रखेंगे, तुम लोग अलग रखो। कहा कि ठीक है। जूता चप्पल जब स्टेज पर फेंकाने लगा तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भाग में बट गया। ऐसा में ना आया, आ गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती किए थे, है ना, लेकिन कांग्रेस के समक्ष दादा भाई नौरोजी एक ही आदमी है, बोस घोष एक ही आदमी है। अब देखिए 1887 से कांग्रेस के प्रति अंग्रेज का रुख खराब हो गया है ना। देखिए क्या कह रहा है डफरिन, क्या कह रहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यक के खाली प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, ताकि अपने में तुम लोग लड़ जाओ, ऐसे कह दिया। अब बीजेपी वाला कांग्रेस पर कटाक्ष करेगा, कांग्रेस वाला बीजेपी पर नहीं करेगा। कांग्रेस वाला कहेगा कि खाली बीजेपी फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी है, और बीजेपी वाला कहेगा कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी है तो चिराग पासवान को कैसे रखे हैं कहेगा ना जी। और कांग्रेस पर बीजेपी वाला कहेगा कि खाली परिवारवाद है, जातिवाद है, कहेगा ना, कारण एक दूसरे को कटाक्ष करना। तो कांग्रेस को कह रहा है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ताकि लोग आपस में लड़े
अब देखिए करजन क्या कह रहा है, कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रहा है। अब भारत में रहते मेरा इच्छा होगा कि शांतिपूर्वक मरने में हम मदद करें उसको। देख रहे कैसे कटाक्ष कर रहा है, नहीं कह रहा है एकदम अभियो से खतरनाक कटाक्ष। अभी बीजेपी कांग्रेस में इतना कटाक्ष हो ही नहीं रहा है। आगे देख लीजिए, अभी तो खाली हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे तबो नहीं मिलेंगे, और बाद फिर मिल जा रहे हैं। अरविंद घोष देखिए गरम दल के नेता है, समझ गए। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था लोग, तो अपन साथी में से नरेंद्र गोसाई गवाह बन गया। क्या कह रही, अपने आदमी अपन देश में गद्दारी कर रहा है, तो बताओ गलत बात है ना। इस सन्यासी बन गए थे कि जब हमको कोई आंदोलन क्रांतिकारी से कोई मतलब ना है। शुरू में गरम दल के नेता, बाद में पुडुचेरी में जाके आश्रम में रहने लगे, दुखी निराश होके निराश आत्मा हो गए थे कि बताओ ये सब अपने आदमी ऐसे कर रहा है, नाराज नहीं हो जाएंगे। निराश होकर जाके आश्रम बन साधु बन गए थे। कौन? अरविंद घोष गरम दल के हैं। कांग्रेस के देखिए क्या करे, कांग्रेस 6 रोग से मरे वाला है, टीबी से मरे वाला है कांग्रेस। कौन कह रहे हैं? अरविंद घोष। हाँ गरम दल के हैं ही, हाँ गरम दल के कारण कांग्रेस के टीवी से मारे वाला है। ये सब सुसु सुसु कर माने चोको 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 कर रहा है। सब चोचो चोचो करने से ना होगा, अनुनय विनय करे से ना होगा, मार धाड़ एक्शन से भरपूर होना चाहिए, तब होगा। अरविंद घोष के कहना था, करे सब 6 रोग से मारे वाला है कांग्रेस, ऐसे चला नहीं रहा था आंदोलन गरम दल के तरीका से, इसीलिए नाराज हो गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति के खाली अध्यक्ष के लिए लड़ता है, आपसे लड़ रहा है। अश्विनी कुमार दत्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, कि हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है, जिस दिन अधिवेशन होना रहता है पूरा रोड साफ होता है, और सब एकदम झंडा लपेट ले रहेगा, बिस्लरी की बोतल लेके घूमते रहेगा, खाली 3 दिन का तमाशा है, बाकी साल भर सब सूझ जाता है। कौन कह रहे हैं? लाला पतराय का कह रहे कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस से बनवाया है। कौन कह रहा है? गरम दल को भी है, अब गुस्सा का नहीं कहेंगे डफरिन ने बनवाया इसीलिए लोग पक्ष ले रहा है। आइए आगे, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीका को लेकर 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल, उदारवादी नरम दल, है ना, विभाजित हो गया। इस सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? रासबिहारी बोस किए थे। बिपिन चंद्रपाल देखिए क्या कर रहे हैं, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, रिक्वेस्ट खाली करेगी, मैंने कटाक्ष करे वाली खाली है। आगे देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर को लिखे थे अमार सोनार बंगला, सबसे प्यारा मेरा बंगला। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया, कारण वही पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल के लिए लिखे किए थे। स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किए थे। क्लियर है? हाँ चलिए आगे देखिए पॉइंट क्या लिख रहा है। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु है। भारतीय इतिहास में 1893 का वर्ष एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। कैसे? देखिए पहले एकदम आराम से पॉइंट देखिए। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में नगर पहुंचे थे और 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन, पहले दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन में अमेरिका के भाइयों बहनों कहा, तालियों की गड़गड़ाहट न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ये क्या हो गया सर? ई का कह दिए, का टिक लगवा दिए। देखिए 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 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन माने सभी धर्मावलंबियों का एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व करने स्वामी विवेकानंद गए थे। जब जाने लगे तो उस समय इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र दत्त जब जाने लगे, राजा खेतड़ी इनको कहा कि आप स्वामी हैं, स्वामी का उपाधि दे दिया और जाने लगे तो भगवा वस्त्र पहन करके, पगड़ी बांध करके
एंट्री मार दी वहां सरधम सम्मेलन में। भारत उस समय ब्रिटेन के अधीन था, गुलाम था। दास का गुलाम का कोई कितना वैल्यू होता आप देख सकते हैं। कोई किसी का चपरासी है, नौकर है, कितना वैल्यू करता है। जो चाहता करे उधर फेंको, उधर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो, करता है ना। भारत उस तरह से गुलाम है ब्रिटेन के, तो भारत को उतना वैल्यू है। दुनिया के सब देश को बोलने के लिए मौका मिल रहा है, ये बोलिए। अब बोल रहा है, जब तक मन करे जितना आके बोल रहा है कि हमारा धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, हमारे धर्म मानने वाले लोगों की संख्या इतना है, कई गो देश में फैला हुआ है, इसलिए हमारा धर्म सबसे अच्छा है। आके चले जा रहा है। फिर दूसरा आ रहा, अपना धर्म के बारे में कह रहा कि हमरो सबसे बड़ा धर्म है, ज्यादा मानने वाले लोगों के है, अभी हमारा धर्म मानी, वो चल जा रहा है। सब कोई एक ही घुमा फिरा के वह सब बात करना चाह रहा है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है, इसलिए हमारा धर्म मानिए। अब भारत के बोले का मौका मिला, मंच के संचालक आ रहे, भाई 2 मिनट समय है तुम्हारे पास बोलेला। तो कहा बोलेगा ये सब आदमी। एक तो ऐसा पहन के आया है, सब कोट पैंट वाला आया है, तू आ गया बिना टाई लगे ऐसे ही। 2 मिनट का समय है, जाओ जो बोलो। स्टेज पर जैसी गया, खाली शुरू किया, अमेरिका के भाइयों बहनों, ताली बजाने लगा कि 2 मिनट खाली ताली चुप कराने में लग गया। बाकी समय ताली क्यों नहीं बजाता? कारण कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया था उन लोग के। जब रिस्पेक्ट दिया तो अगला आदमी एकदम सीने से गदगद हो गया, कह कौन इतना इज्जत कर रहा, भाइयों बहनों कह रहा। भाई मैंने समझ रहे हैं, बहनों मैंने समझ रहे, इतना बड़ा दर्जा दे रहा है। वो अनजान आदमी दूसरा जगह के भाइयों बहनों कह रहा, एकदम गदगद हो गया। ताली बंद करवाया गया, 2 मिनट ताली गड़गड़ाहट बंद कराने में लग गया। अब कहा कि धर्म वो है जो मानव का कल्याण मानव सोचे, मानव का सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब सब बोलने लगा क्या कि मानव सेवा करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अरे भाई तू बताएगा तू कौन धर्म की बात कर रहा है? कि हम सनातन की बात कर रहे हैं। तो अच्छा सनातन में ऐसा है, तो पूरे दुनिया में सनातन का डंगा बजा के नहीं बजा, तो परिवर्तन बिंदु रहा कि नहीं रहा, तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया सनातन धर्म। था तो ही, लेकिन और हो गया, और इनको लोग तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ऐसा में धीरेन्द्र शास्त्री ना तूफानी हिंदू ना समझिएगा। आगे तो पूरा टर्निंग पॉइंट हुआ, धार्मिक मामले में हुआ ना। आगे देखिए, अब देखिए 1893 में 14 साल के बाद, देख रहे हैं कितना साल के बाद, 14 साल के बाद योगी राज अरविंद घोष भारत की भूमि पर वापसी हुए। उन्होंने एक लेखमाल लिखा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन, प्रकाशित किया। तो कहां से वापस हो गए सर? इंग्लैंड ही पढ़ने गए थे। बंगाल में इनके पिताजी बिजनेसमैन थे, पैसा वाला थे, पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजे थे। जब इनका शिक्षा दीक्षा वहां पूरा हुआ, जब तक इंग्लैंड में रहे, भारत में अंग्रेज क्या दुर्दशा कर रहा है भारतीयों को, इस सब बात से अवगत नहीं थे। इनके पिताजी भी खत भेजते थे तो इस सब बात का चर्चा नहीं करते थे। गांव घर में तनी मनी छोटा मोटा समस्या हो गया तो आपके पिताजी आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कहा से कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्जाम है, लड़का के दिक्कत होगा, नहीं बताएंगे। कुछ समस्या भी है तो पैसा नहीं भी तो कर्जा लेके भेज देंगे, लेकिन ना कहेंगे कि कर्जा लिए हैं, कहा से कि लड़का पढ़ रहा हूँ, वहां डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान रहेगा, एग्जाम नजदीके में है, 3-4 दिन अगर बाद जाएगा तो फिर इसलिए आएगा घर तो बताएंगे कि पैसा नहीं रे बाबू, लेके पैसा भेजे, दिक्कत हो रहा है। लेकिन पहले ना नौकरी हो जाएगा तब बताएंगे इतना कर्जा ले लिया, इतना जमीन बेचा गया, पहले नहीं बताएंगे, ये सोच लिए। अब ये अरविंद घोष के पिताजी भी पढ़ने के लिए भेजे, पैसा कौड़ी की तो कमी था नहीं, लेकिन भारत में अंग्रेज जो शोषण कर रहा था उसके बारे में नहीं बता रहे थे। अब पढ़ के जब अंग्रेज जब वहां पढ़ने गए थे इंग्लैंड में, तो सोचते थे कि भारत भी ब्रिटेन का शासित हो रहा है, यानी ब्रिटेन द्वारा भारत शासित है, इसलिए जैसा ब्रिटेन में शासन व्यवस्था है वैसा ही शासन व्यवस्था भारत में भी होगा। यहां भी लोकतंत्र होगा, भारत में भी लोग का शासन होगा, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा होगा। जब आए तो देखेंगे अरे तो ब्रिटेन वाला यहाँ शासन कर रहा है, लेकिन यहाँ डिफरेंट भारत है। ब्रिटेन लंदन जैसा नहीं है, वहां जनता का शासन है। अरे यहाँ तो तानाशाह जैसा शासन है, जो अंग्रेज कह रहा है जबरदस्ती करवा रहा है, कोड़ा बरसा रहा है, चाबुक मार रहा है, बर्फ पर लेटा। अरे बाबा, तो दूसरा है यहाँ भारत, दूसरा शासन हो रहा। अब 14 साल जो बाद इंग्लैंड से आदमी पढ़ के आएगा तो गांव में उसका क्रेज रहेगा कि ना रहेगा? अभी पटना से दशहरा दिवाली में पढ़ के जाते तो अलग ही क्रेज रहता। जो लेकिन गांव में रहता, पटना से नहीं गया है, जाएगा साथ उसे खड़ा करके सेल्फी लेगा, ओकर बाद कहूं जाएगा तो पटना रहता है
तैयारी कर रहा है, जिधर जाएगा आप ही पटना रहते हैं, तो हाँ हम ही रहते हैं। हाँ, कोई पूछेगा आप ही पटना रहते हैं, तो फूल गदगद हो गया, गरीब हम ही रहते हैं। पटना में ही हाल है। अभी घर जाने पर लोग कहते हैं कि पटना रहता, तारीफ कर देते हैं। तो इंग्लैंड से 14 साल बाद उस समय आया होगा पढ़ के, कितना गांव में करेज रहा होगा, सबको देखने जाता हूँ कि ये है उनका पढ़का लड़का वहां है, अच्छा ये है, कर रहा होगा ना जी। और वो आदमी आजादी में कूद पड़ा। उतना पढ़ा लिखा आदमी जब आजादी में कूदेगा, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन प्रकाशित करके, तो उनका फॉलोअर बढ़ेगा ना। तो टर्निंग पॉइंट बंगाल में ला दिए कि ना ला दिए, पढ़े लिखे लोग, युवा लोग फॉलोअर बनने लगे ना। आइए आगे, समझ आ रहा बात। हाँ ना, जैसे कहने का मतलब है कि उतना पढ़ा लिखा आदमी उतना दूर से आकर के यहाँ आजादी की बात करे तो साथ देने वाले संख्या बढ़ने लगा। टर्निंग पॉइंट यो हुआ। दो टर्निंग पॉइंट देखिए, अब कितना देखिए, तीसरा देखिए। 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। कहां से आई? आयरलैंड से, और वाराणसी शहर में रहने लगी। वहां से आके यहीं रहने लगी वाराणसी में। और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं, दिल से तुम्हारे साथ हूं। कौन कह रही है? और सांस्कृतिक कल्चर में तुम ही लोगों में से मैं एक हूं। ऐसा मत समझो कि हम अलग हैं। जो कल्चर तुम्हारा है वही कल्चर मेरा भी है। हम ही बहुत बड़का नहीं है, तुम ही बहुत बड़का नहीं है। लुंगी धोती पहनने वाला घर से तुम ही है, हम भी हैं। मार भात चोखा तुम मार रही है, हम ही मार भात चोखे खा रहे हैं। कल्चर संस्कृति में सब एक ही है, हम ही विद्यार्थी तुम विद्यार्थी। ऐसे कौन कह रही है? अब जब इतना कही तो यहाँ के महिलाओं में जागृति आएगा कि भाई तू वहां से आकर के भारत की आजादी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहा नहीं करेंगे, हम लोग भी आजादी की बात करेंगे। घूंघट उठा के साथे जाके बैठ गए, आजादी दो आजादी दो। टर्निंग पॉइंट होगा कि ना होगा? टर्निंग पॉइंट हुआ। अब 1893 में महात्मा गांधी, और अगला टर्निंग पॉइंट देखिए। अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी का मुकदमा दक्षिण अफ्रीका लेकर गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए, हाँ। गांधी जी 1891 में बैरिस्टर का पढ़ाई कंप्लीट हो गया, वकालत का कंप्लीट हो गया, आ गए। लेकिन भारत में उस समय बड़का बड़का वकील मोतीलाल नेहरू है, बड़का वकील है। फिरोज मेहता, बड़े बड़े वकील हैं सब। जवाहरलाल नेहरू सब बड़ा बड़ा वकील है पहले से। गांधी जी को कोई केस नहीं देता था। वकालत कर लेने से थोड़े एकदम आप वकील केस जीतने लगिएगा। गांधी जी को केस नहीं देता था। अभी देखो ये अगर वकालत कर लेता सब बहुते कोई। और जहां कलेक्टरिएट है गांधी मैदान से थोड़ा सा देखिएगा, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में लगी है, तो बढ़िया बढ़िया वकील टाई लगा ले, कोरिया कोट पहन के फाइल ले खड़ा रहेगा। एफिडेविट है, एफिडेविट है भैया, पूछते रहता है एफिडेविट है कहा? अरे ना ना कोई काम नहीं, कोई एफिडेविट है, करते रहता है ना। जाके देखिए कोर्ट के बाहर गांधी जी वे करते होंगे। इनके पास भी कोई केस वेस नहीं आता था, कारण कि पॉपुलर बड़ा बड़ा केस। आप समझ सकते हैं 1100 मुद्रा लेते थे एगो अपॉइंटमेंट देने के लिए। मनोहर लोहिया मने मदन मोहन मालवीय इतने बड़े वकील थे, 1100 मुद्रा लिए थे, एगो अपॉइंटमेंट देंगे आपको। उतना बड़ा वकील के सामने इनका वैल्यू था। अब गुजरात के अब्दुल्ला सेठ व्यापारी था। अफ्रीका में इसका कंपनी के साथ धोखाबाजी कर दिया था। अफ्रीका में भी ब्रिटेन का शासन चल रहा था और इसका धोखा हो गया था। अब्दुल्ला सेठ को हिस्सेदारी वगैरह में कुछ गड़बड़ हो गया था। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला ग्रुप करके कंपनी चलता था। क्योंकि अगर यहां से महंगा वकील के ले जाएंगे तो केस जीत जाएंगे, अगर गारंटी तो नहीं है। और केस नहीं जीतेंगे, पैसों बर्बाद होगा, वहां नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में हिस्सा की क्या होगा नहीं होगा। कि गुजराती में वो पढ़ के आया है वकालत, क्यों ना गांधीओं को लेके जाते हैं। गांधी जी को ले आके चल गए। वो गांधी जी वहां अफ्रीका में गए तो केसवा जीत गए। अब जीत गए 1893 में गए वहां, जो भारत के आदमी जाके ब्रिटेन के वकील के खिलाफ और केस जीत जाए, सीना छोटा होगा कि चौड़ा होगा? एकदम फूल के बैलून बन गया होगा सीना। अरे बाप रे बाप, भारत वाला आदमी जीत गए, वो गांधी जीत गए। अफ्रीका में जाके केस जीत गए तो हल्का मचा दिए। तो टर्निंग पॉइंट हुआ कि ना हुआ? ना हुआ? टर्निंग पॉइंट हो गया कि अफ्रीका में जाके केस जीत के आ रहे हैं। अब जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को मैच हरा के आए, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा के आए,
और बढ़िया ना बात है, वो सीना फूलेगा ना। हाँ आइए आगे। इतना टर्निंग पॉइंट देखिए, तनी मनी टर्निंग पॉइंट हुआ क्रांतिकारी गतिविधि की दृष्टि से। देखिए कि अरविंद घोष क्रांतिकारी में कूद पड़े। 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा। वो तो उतना देखिए लिए, और भी देखिए। नासिक के चापेकर बंधु, एक गुप्त संस्था, जो पढ़ेंगे उतना ही टिखा लिया गया, दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया, क्रांतिकारी संगठन बनाया, गुप्त, अंग्रेज के चुपे, चापेकर बंधु। अब देखिए बंगाल में क्रांतिकारी के पहला प्रमुख संगठन कौन था? अनुशीलन समिति। बंगाल में क्रांतिकारियों का एक संगठन अनुशीलन समिति, जिसका स्थापना 1903 को हुआ था। पढ़ेंगे वही। स्थापना पी मित्रा, मुख्यालय कोलकाता में था अनुशीलन समिति के। पी मित्रा और अरविंद घोष। अरविंद घोष को नहीं टिक लगाना। आगे देखिए, सिस्टर निवेदिता सदस्य थे इसका, अरविंद घोष भी सदस्य थे, दोनों के याद रखना है। सदस्य थे कौन समिति के? अनुशीलन समिति के। अनुशीलन समिति संगठन बना, इसका उद्देश्य था खून के बदला खून। क्रांतिकारी बात है, खून के बदला खून। अंग्रेज एगो के मारेगा तो हम मारेंगे। किसका? अगर समझौता वाला ना है कि खून के बदला समझौता, खून के बदला घूस, खून के बदला रुपया ना, खून के बदला खून। आगे चलकर वीरेंद्र कुमार घोष, पढ़ेंगे वही। भूपेंद्र नाथ दत्त अनुशीलन समिति में प्रभावी हो गया। माने दोनों माने लीड रोल में लोग आ गए। अगला पॉइंट आ जाइए। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहला पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया, पहला पत्रिका पुस्तक लिखा भवानी मंदिर। ओकरा में क्या लिख रहा? कहा रहा कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी, माने क्रांतिकारी जो राजनीतिक हैं, सन्यासी का जीवन बीता है। कब तक? जब तक कि स्वाधीनता प्राप्त न हो जाए, सन्यासी की तरह जीवन बीता है। घर परिवार सब छोड़ दें, सन्यासी की तरह जीवन बीता है। मोह माया के जाल सब छोड़ दें। जैसे साधु संत का कोई नहीं होता है, वैसे क्रांतिकारी समझे कि कोई नहीं है। सन्यासी की तरह जीवन बीता, तब जाके होगा नौकरी। सन्यासी की तरह जीवन बीता, तपस्या करे तो तपस्या में लीन रहे। माने जब क्रांतिकारी में कूद पड़े हैं तो क्रांतिकारी से जुड़े रहे। ऐसा ना कि थोड़ा सा क्रांतिकारी बन गए, थोड़ा सा नेता बन गए, थोड़ा सा विद्यार्थी बन गए, थोड़ा थोड़ा ना बने। सन्यासी की तरह बीता, जब तक कि स्वाधीनता नहीं प्राप्त हो जाता है, जब तक कि नौकरी नहीं मिल जाता, सन्यासी की तरह बीता है। ऐसा ना कि सेठ बना रहे हैं। सन्यासी जब तपस्या करता है तो बरसों बरस करते रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बारिश हो, आंधी तूफान हो। और लेकिन जब सेठ बनाएगा तो 2 मिनट के बाद देखेगा कोई मैसेज तो व्हाट्सएप पर नहीं ना किया है। ऐसे ना बीता है। अगर व्हाट्सएप पर नहीं है तो डाटा ऑफ करके ऑन करके देखेगा, और इशू नहीं है तो फिर फ्लाइट मोड में करके ऑन करेगा, मैसेज आया तो नहीं ना है। आगे देखिए, अब जो पढ़ेंगे वही टिक लगाइएगा। अब खून के बदला खून तो भाई मान के चलिए तलवार उलवार व्यवस्था करिएगा, बम पटाखा तबे ना छोड़िएगा। अब अनुशीलन समिति के ने हेमचंद्र दास कानूंगो को पेरिस भेज दिया। क्यों भेजा? तो जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसीसी से बम बनाना सीखा। नाम जरूरी नहीं है, ये नाम निकोलस नहीं जरूरी है, लेकिन रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने कौन सीखा? हेमचंद्र दास कानूंगो। खाली हेमचंद्र याद रखिएगा। हेमचंद्र रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने सीखे थे। कहां? पेरिस जाकर के, ताकि अंग्रेज कहीं मारेगा तो हम लोग भी बम ब्लास्ट करेंगे। वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अश्विनी कुमार भट्टाचार्य एक युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कर दिया। युगांतर क्रांतिकारी की आग ओकरा में लिखल जाता था। आगे 1908 में यह बंद कर देना पड़ा। क्यों बंद कर देना पड़ गया?
क्योंकि गैर कानूनी घोषित कर दिया अंग्रेज, तो बंद कर देना पड़ गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना, पी मित्रा ना टिक लगा इसको। हाँ, अगला पॉइंट, अब देखिए 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी अंग्रेज घोषित कर दिया। 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया अंग्रेज, कह दिया कि आतंकवादी के संगठन है वो। आजादी के दीवानों को आतंकवादी कहने लगा। समझ सकते हैं कि आजादी के दीवानों को आतंकवादी कहता होगा तो कैसा महसूस होता होगा। अब देखिए गैर कानून घोषित कर दिया। उसी समय बंगाल में प्लेग रोग फैल गया था। जैसे कोरोना कैसे फैला था, कोरोना फैला था तो सब पुलिस वाला बहुते लाठीचार्ज कर रहा था। जो धरा गया दूध लेने जा रहा है, बहुते मार रहा था ना, तो बहुते को मार करके सीधा कर दिया था एकदम कोरोना काल में। और कितना पुलिस वाला धरा जा रहा था तो लोग मारा था पुलिस वाला के। उस समय किंग्सफोर्ड सेना में था, सेना का इंचार्ज था, बंगाल में बहुते लाठीचार्ज करवाया। वो अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून के बदला खून, जो तू सबको मारा है तो तुम्हारा तो इसका बदला लिया जाएगा। मारा तो इतना उसको प्रमोशन कर दिया कि मुजफ्फरपुर के जज बना दिया अंग्रेज। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, जज बना दिया। अनुशीलन समिति के देखिए प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया। देखिए क्या मैटर हुआ ऐसे। अब मुजफ्फरपुर के जज बना दिया तो क्या बंगाल में अनुशीलन समिति चूड़ी पहन के बैठ जाएगा? नहीं, पता करो किंग्सफोर्ड कहां गया तो मुजफ्फरपुर जज बनल है, ताकि कौन मारेगा उसको जी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी हाथ उठाया। बंगाल में व्यायामशाला में अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस हुआ। दोनों आदमी खुद किंग्सफोर्ड को मारने के लिए चल पड़ा, आ गया मुजफ्फरपुर मारे। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, सोचा कि किंग्सफोर्ड को गाड़ी पर बम पटक देंगे, गाड़ी सही तक खत्म। लेकिन बम पटकना किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर गलती से गाड़िया आगे बढ़ गया और कैनेडी की गाड़ी पर बम गिर गया। कैनेडी भारतीय आजाद दस्ता का समर्थक था, उसमें महिला का मृत्यु हो गया। अब किंग्सफोर्ड मरता तो कोई बात नहीं, अब दोनों आदमी वहां से भागना शुरू किए। लेकिन प्रफुल्ल चाकी को लगा कि हम भागेंगे कहां, अंग्रेज पकड़ेगा, बर्फ पर लेटाएगा, उल्टा लटकाएगा, नमक रगड़ेगा, बहुत मारेगा। इससे अच्छा है अंत में फांसी देवे करेगा। आत्महत्या कर लिए प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस भागते भागते भाग गए बेनी रेलवे स्टेशन, कहा समस्तीपुर। जाकर के रेडियो में सुन रहे थे कि जगह पर बम पट के वो बचा कि मर गया, सुन रहे थे। वेंडर रेलवे स्टेशन पर अरे भाई ये पटक ले, बुला लिया, पुलिस को बुला के पकड़वा दिया। 1908 में ही खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, है ना। देखिए खुदीराम बोस जन्म 1889, जन्म पश्चिम बंगाल में हबीबपुर, पश्चिम बंगाल। खुदीराम बोस के मुकदमा का जज नहीं जरूरी है, जज नहीं टिक लगाइए। खुदीराम बोस की ओर से वकालत कौन किए थे? कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। 1889 में जन्म ली, 1908 में फांसी। किस साल के थे बताइए जी? 1889 1908, 8 साल एकरा में और 11 सालों में कितना, 19 साल। बढ़िया से मोछ भी नहीं आया होगा और फांसी पर झूल गए। आइए आगे, एक हाथ में गीता लेकर के खुदीराम बोस फांसी के तख्ता पर लटक गए। मिला आगे। तो पॉइंट तो बताइए दिए हैं। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, गलती से बम कैनेडी गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिला का मृत्यु हो गया। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 1908 को फांसी दे दिया गया। क्लियर? खुदीराम आगे देख लिया। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे, युगांतर का नेता थे वो, है ना। आगे अलीपुर षड्यंत्र केस क्या हुआ था देखिए। 1908 को कोलकाता के अलीपुर जगह है, वहां अदालत में 31 को व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार रखने के कारण
पेश किया गया था कि बिना लाइसेंस के क्यों रखा हथियार। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? अलीपुर केस कहते हैं, है ना। आगे 1908 को सेशन जज नहीं टिक लगाइए, अलीपुर षड्यंत्र समझ गए आप जो पढ़ेंगे वही बताइएगा, मैंने वही टिक लगाइएगा। यह मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह कौन? नंदत गोसाई। और सरकारी गवाह बन गए भारतीय हैं। अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ बोस और कन्हई लाल दत्त गोली मार के हत्या कर दिया उसको। किसको? नंद गोसाई को। तुम्हारा यही मत की गवाही देगा? गवाह बहुते पिटाता है। पुराना फिल्म में गवाह पहुंचता था कोर्ट में। ये तो सनी देओल के फिल्म में कोई कोई में पहुंच जाता था ना, पीठ पर ले ले एकदम पहुंचा देता था मारते पीटते। और इसके लिए दोनों को फांसी दे दिया कि भाई सरकारी गवाह को मार दिया है। आगे अगला पॉइंट देख लीजिए यहां से। इस मुकदमा से अरविंद घोष छोड़ दिए गए। अरविंद घोष भी गिरफ्तार हुए थे, उसमें छोड़ दिए गए। तब उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलाप से अलग छोड़ दिया और पांडिचेरी में अपना एक आश्रम अराविले स्थापित कर लिया। जाके संत बन गए। ताकि अपने आदमी गवाह बन जा रहा है भाई। हड्डी के बम फेंके पर ना यहाँ वाला ये वाला के गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। तो ये पकड़ा थे, छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो जेल में जाने के बाद आदमी चाहे तो सुधरिए जाता तो बिगड़िए जाता तो क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारी धारा से अलग हो गए, सन्यासी बन गए। आगे देखिए महाराष्ट्र में बीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया। अभिनव भारत संगठन के सदस्य वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए वो पेरिस गए, बम बनाना सीखे। अब देखिए विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर एक देशभक्ति पूरी तरह से कविता का रचना कर दिए। सोचिए देशभक्ति कविता का रचना किए हैं। अभी आप सरकार को गाली भी दे रहे हैं तब वो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार ऐसे निकम्मा है, दिस दैट। सरकार को चूड़ी पहन लेना चाहिए। और नहीं तो मोदी जी के और नीतीश कुमार के क्या कर रहे हैं कि डांस करे वाला महिला में खबे मिक्स कर दे रहे हैं, लिपस्टिक लगा दे रहे हैं, झुमका पहना दे रहे हैं, तब वो कुछ नहीं कोई बोल रहा है ना। कारण कि लोकतंत्र की सरकार है। देखिए और खाली वो देशभक्ति कविता लिखे, जिसके कारण नासिक के जज जैक्सन राजद्रोह का आरोप लगा दिया खाली देशभक्ति कविता लिखे से। और 1909 का आजीवन कारावास सुना दिया सजा। आजीवन कारावास, खाली गुनाह है कि देशभक्ति कविता लिखा। हाँ तो वह ना निर्वासन का दंड दिया आजीवन। हाँ अब इस सजा को सर्वथा अनुचित मान लिया। अभिनव भारत के लोग कहा कि सजा कोई सही है, सरासर अन्याय है, अनुचित है। और अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया कि आज मैं कल जैक्सन को बदला देना होगा। जैसे किंग्सफोर्ड के मारे का प्रयास किया था वैसे इसको मारने का बदला लेने का विचार किया। और जैक्सन महाराष्ट्र से रिटायर कर गया। जैक्सन का विदाई समारोह फेयरवेल पार्टी चल रहा था। 1909 में रात को नाटक खेला जा रहा था। फेयरवेल पार्टी में प्रोग्राम होता है अरे ऑर्केस्ट्रा उसके कुछ करवाता है ना लोग वहां नाटक हो रहा था। जो ही जैक्सन इसे नाटक देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, आनंद कन्हरे उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। किसको? और गणेश सावरकर के बदला पूरा हो गया। ठीक है। जैक्सन की हत्या के अभियोग लगा करके आनंद कन्हरे को इसके साथ मैंने फांसी दे दिया गया 1911 में। खाली उसी को याद रखना, एक एक आदमी को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। यो गरम दल वाला है। इन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठी, अंग्रेजी भाषा में मराठी पत्रिका निकाले और दैनिक केसरी मराठी भाषा में पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किए। मैंने क्रांतिकारी विचारधारा लिख के
महाराष्ट्र में क्रांतिकारी उभारे। इतना ही नहीं, तिलक 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। क्लियर? बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल की यात्रा किए। वकील थे, हमेशा जेले में रहते थे, जेल इनका ससुराल जैसा था। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 महीना का कारावास हुआ। सोच सकते हैं, बेचारा देशभक्ति आदमी को इतना सजा मिल रहा। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप लगा दिया, 6 साल की सजा सुना दिया। और 1914 तक बर्मा में मांडेल जेल 6 साल तक सजा काटे। बस गुनाह यही है कि आजादी के दीवाने हैं सब। तिलक को सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? दावर था। नोट देखिए, वैलेंटाइन सिरोल अपनी पुस्तक को लिखा इंडियन अनरेस्ट। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा कि भारत का अशांति का जनक ये बार बार सबको उकसाता है। तिलक उस पर मानहानि का मुकदमा चला है। कैसे कैसे तू कह सकता किसी के बारे में, है ना? रखा जाए इतना ही। आगे इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।